दोस्तों, अगर राहुल गांधी आपको आईना दिखाए, यानी अपने सहयोगियों को आईना दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई बात है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2029 से पहले ही मोदी जी की सत्ता चली जाएगी, तो आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। और अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं फिर से इंडिया गठबंधन के लिए हर जख्म सहने को तैयार हूं, फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात ज़रूर है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। 8 जून की जो इंडिया गठबंधन की बैठक में जो उन्होंने कहा था, जो स्पीच दी थी, उस स्पीच को पॉडकास्ट के रूप में आज पब्लिक के लिए जारी करते हैं। अब वो 9 साढ़े 9 मिनट की स्पीच है। आपसे गुजारिश है कि वक्त निकाल के अगर आपने वो स्पीच नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा। आपको ऐसी हालत में आपने फिल्मों में, किताबों में या जितने भी रेवोल्यूशन हुए पढ़ा होगा कि कोई नेता उस सब के बीच में एक ऐसा भाषण देता है जो भाषण हिला के रख देता है लोगों को। उसी तरह का भाषण राहुल गांधी का 9.5 मिनट का उस इंडिया गठबंधन में दिया गया भाषण है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। बस फ़र्क ये है कि वो एक मीटिंग में दिया गया था। अगर कहीं जनता में राहुल गांधी ने यह भाषण दिया होता तो शायद इम्पैक्ट ही कुछ और होता, लेकिन उस 9.5 मिनट के भाषण में जो चीज़ें राहुल गांधी ने कही है वो अपने आप में सुनने लायक है, अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको पूरा भाषण तो नहीं सुनाऊंगा, आप सुनिएगा ज़रूर, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगा, उसका जिक्र भी करना चाहूँगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9.5 मिनट के उस भाषण का मैंने जो लब्बो लबाब निकाला है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जितनी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं जो अपने आप को 30 मार खान समझ रही थी, बाकायदा नाम लेकर राहुल गांधी ने उन्हें आईना दिखाया कि आप बहुत बड़ी गलत फहमी में थे और इस गलत फहमी को अभी आपको दूर करना होगा। I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. The Congress party is a party of resistance. It does not require the neutrality of the Indian state to operate and survive. In fact, the more the institutions of the Indian state are throttled, the more they are captured, the more aggressively the Congress party will fight to defend the Constitution of India. ये गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी था। कि इंग्लिश में कहावत है ना, स्पेड को स्पेड कहना बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी ने यही किया और बड़े लहजे में, बड़े तमीज़ के साथ आईना दिखाया। और ये बात 100% सही है जो राहुल गांधी ने कही है, और इन पार्टियों को शायद सच्चाई का आईना दिख भी गया होगा। इसी भाषण में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ राहुल गांधी ने कही, और जो मैं भी कई बार कह चुका हूं, आप लोग भी जिससे पूरी तरह से सहमत हैं, कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी, इन्होंने कभी भी बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 समझा ही नहीं। ये हमेशा कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में रही, और आज आलम यह है कि कांग्रेस तो खत्म नहीं, कांग्रेस तो मजबूत हुई, ये खुद खत्म हो गई। कल के वीडियो में भी मैंने बात कही थी, और राहुल गांधी ने मेरी इस बात पर मोहर लगा दी जब राहुल गांधी ने इन्हें बड़े प्यार से समझाया कि दरअसल आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने कहा, आप तो मेरे लिए दुश्मनों की लिस्ट में हो ही नहीं। मतलब एक तरह से उन्होंने ये भी बताया कि ना आप मेरे दुश्मन हैं, और साथ ही ये भी बता दिया कि आप मेरी उससे कहीं नीचे हैं। मेरी असली लड़ाई तो बीजेपी के साथ है। I have no interest in fighting you.
I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people we love. Please understand, we won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work will stop working because the BJP and the RSS are tightening their grip on the Indian state. The Congress party faced this very same decision more than 100 years ago. We were a political organization before 1927. The day Gandhiji said, we want independence, we became a resistance movement. If political parties can't function, then what can? Resistance functions. Resistance works. Wherever we resist, it works. अब ऐसी बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने इसमें कही है जहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं सबको नाम लेके कहा कि ममता बनर्जी 90% श्योर है कि उनका चुनाव चोरी हुआ है, तेजस्वी यादव 40% श्योर है कि उसका चुनाव चोरी हुआ है, उद्धव ठाकरे 40% श्योर है कि उसका चुनाव चोरी हुआ है, जबकि दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि 100% चुनाव चोरी हो रहे हैं। पहले तो चुनाव चोरी हो रहे थे, अब तो सीट चोरी हो रही है। बाकायदा वोट चोरी के बाद सीधा सीट चोरी पे ये सरकार उतर आई है। ऐसे में राहुल गांधी क्लियरली इन सभी पार्टियों को कह रहे हैं बचना है और इससे लड़ना है इस मौजूदा प्रशासन से, तो कांग्रेस को आपको रोल मॉडल मानना होगा, क्योंकि मंत्र सिर्फ राहुल गांधी के हिसाब से एक है और वो है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के जरिए ही आप इस मौजूदा शासन को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और प्रतिरोध के लिए बेहद जरूरी है कि आपको सड़कों पे उतरना होगा। बहुत बखूबी, बहुत प्यार से राहुल गांधी ने इनको एक और आईना दिखाया कि जिन्हें ये गलतफहमी है ना कि सोशल मीडिया पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोशल मीडिया पे आपकी बात पे डिस्कशन हो रहा है और सोशल मीडिया के जरिए ही आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और ये मैं भी मानता हूं। मैंने कई चुनाव देख लिए, लोकल बॉडी से लेके एमपीज तक के चुनाव देख लिए। जो सोशल मीडिया अपने आप को स्टार कहते हैं, जब वो चुनाव में उतरते हैं तो उन्हें जमानत भी बचाने लायक वोट नहीं मिलते। इसका मतलब सोशल मीडिया पे जो आपको सपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे जो आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, वो सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी ने यही कहा कि इससे ज़रा बाहर निकलिए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में की थी कि आपको सड़क पर उतरना होगा, प्रतिरोध की राजनीति करनी होगी, तभी आप ये मोदी शाह और आरएसएस की जोड़ी को हरा पाएंगे, वरना इसके अलावा कोई चारा और दूसरा है नहीं। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ये भी दावा कर रहे हैं आपके सामने कि 2029 से पहले बहुत बड़ा खेल होगा, मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उसकी एक तरह से राहुल गांधी ने वो क्यों दावा करते हैं, उसकी वजह भी एक तरह से इस भाषण में बताई। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी को क्यों लगता है कि 1 साल बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि जो हालत अभी देश में है, जो इस सरकार के खिलाफ जितना रोष है, जितना गुस्सा है लोगों के हिसाब से, वो प्रतिरोध, वो गुस्सा एक जन आंदोलन के रूप में बदलेगा और उस जन आंदोलन के प्रेशर में ही ये सरकार गिरेगी, ये मोदी जी की कुर्सी जाएगी। 2029 चुनाव तक रुकने की ना जरूरत है और ना रुकना चाहिए। You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so we have to go into the mode of resistance. Resistance is CBSC. Resistance is NEET. Resistance is going to Greater Nicobar. Resistance is the Bharat Jodo Yatra. You get up in the morning and you say, how can I resist? And you resist. That will work. I guarantee you it will work.
And from my perspective, I am more than happy to absorb any criticism from any quarter because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. अब यहाँ कहानी ये उठती है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस की वजह से छोड़ के नहीं गए इंडिया गठबंधन का, तो किसे सुना रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, वो इंडिया गठबंधन 2024 का कितना अलग था आज के इंडिया गठबंधन से, इसकी मिसाल भी यह है कि राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं, ये सटीक और चुभने वाली बातें हैं सब सहयोगियों को। लेकिन मजाल है कि जितनी इंडिया गठबंधन की बैठक में उस दिन पार्टियां बैठी थी, किसी ने चू भी की हो। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अंदर मानते हैं कि यस, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलती हुई, उनसे गलती हुई, सब गलत फहमी में थे कि हम तो बहुत बड़े 30 मार खान हैं। बचा आज की डेट में सिर्फ एक है, वो है अखिलेश यादव। वो भी जानते हैं कि मेरे पास चंद महीनों का समय है, अगर मैं यूपी जीता तो ठीक, वरना मेरा हाल, शायद मेरी पार्टी का हाल ममता बनर्जी से भी ज़्यादा बुरा होगा। ये अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसीलिए वो भी खामोश है। अच्छा, दूसरी बात, इस पूरे भाषण में आप देखिएगा कि राहुल गांधी में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। राहुल गांधी अब फिलॉसफिकल बातें नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। यूं लगता है कि यार, इस आदमी को अगर इतना भरोसा है तो इसका मतलब बात सच होने वाली है। जो राहुल गांधी डंके की चोट पर कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि अगले इलेक्शन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले मामला बदल जाएगा, तो वही राहुल गांधी उतने ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं जब चाहूं डीएमके को, यानी स्टालिन को गले लगा सकता हूं, उनसे जाके बात कर सकता हूं। यानी वो जानते हैं कि स्टालिन वापस आएंगे, जरूरत पड़ेगी राहुल गांधी उन्हें वापस ला सकते हैं। और यही राहुल गांधी साथ में ये भी जब दावा करता है ना कि इस इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए, इस इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए और इसे और मजबूत करने के लिए मुझे जितनी गालियां, जितने षड्यंत्र, जितने जुल्म सहने पड़ेंगे, मैं सहूंगा। क्योंकि वो जानते हैं जब भी बात इंडिया गठबंधन की आती है, निशाना सिर्फ एक शख्स पे साधा जाता है, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस की एक राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि उसे एक नोटिस आया था कोर्ट से, उसने उसका जिक्र नहीं किया था। जबकि उसी पैमाने पर, उससे भी बड़े पैमाने पर, एक आज़ाद उम्मीदवार को सुबह 11 बजे तक अपनी गलती ठीक करने का मौका दिया जाता है। फिर वो सांसद, कांग्रेस की जो उम्मीदवार, वो चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाती है, चुनाव आयोग हड़का देता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से एक रास्ता चुनता है जो सुप्रीम कोर्ट को भी बचाता है और जिन्होंने वो चुनावी गड़बड़ी की उनको भी बचाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आइए आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, बीजेपी, कांग्रेस, हर इस देश का समझदार आदमी जानता है कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगने का मतलब है मामला 2-3 साल के लिए लटक गया। तब तक जिसको खेल करना था वो कर गया। फिर प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली पहुंचती है, देश की सुप्रीम राष्ट्रपति से मिलने की गुहार करती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन से मिलने का वक्त नहीं देती। ये इस देश का लोकतंत्र है, ये इस देश में फिलहाल लोकतंत्र की स्थिति है। अब ऐसे में जब सड़क पर कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है। यानी आवाज़, आप जुल्म भी सहो, नाइंसाफ़ी भी सहो, उसके खिलाफ आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है, जब कहते हैं कि पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, तो फिर एक बवंडर आना भी लाजमी होता है। दुनिया के किसी भी देश में जब इस तरह का लोकतंत्र या इस तरह के लोगों के हकों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें दबाया जाता है, तब एक जन आंदोलन भी ज़रूर पैदा होता है। और उस जन आंदोलन के आसपास जो पूरी कहानी गढ़ी जाती है, वो एक हीरो गढ़ता है।
और उस जन आंदोलन से जो हीरो निकलता है उसे देश का इतिहास सालों साल याद करता है। और इस वक्त इस देश में अगर कोई उम्मीद की नज़रों से किसी को देख रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। आज की डेट में दो ही तरह के लोग इस देश में बचे हैं। न्यूट्रल कोई अपने आप को कहता है तो समझ लीजिए वो दुनिया का झूठा नंबर 1 है। आज इस भारत देश में कोई भी न्यूट्रल नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मोदी जी के भक्त हैं, जिन्हें आप अंधभक्त भी कह सकते हो, जो मोदी जी जो कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और एक वो वर्ग है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए उस तबके की पूरी उम्मीद राहुल गांधी पर आ टिकी है, क्योंकि 4 महीने पहले तक उस तबके के पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे थे। किसी को केजरीवाल दिख रहा था, किसी को ममता बनर्जी दिख रही थी, किसी को अखिलेश यादव दिख रहा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये हम भी जानते हैं, ये राहुल गांधी खुद भी जानता है। इसलिए राहुल गांधी कोशिश में लगा है कि इस देश में एक ऐसा जन आंदोलन पैदा किया जाए कि जिस जन आंदोलन की आंधी में ये जो आउट ऑफ कंट्रोल सरकार है, ये उस आंदोलन की आंधी में कहीं निपट जाए। अब ऐसे में आज की डेट में जितनी ये रीजनल पार्टियां हैं जो खत्म हो रही है, सबको याद आ रही है कांग्रेस की। ममता बनर्जी 2 महीने में ऐसे सुर बदले ममता बनर्जी के, 2 महीने में क्या 2 हफ्ते में कहूँगा मैं, कि त्राही माम करती हुई कांग्रेस के पास आई और कहा कि आप इंडिया गठबंधन को इकट्ठा कीजिए। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने ममता की बात मानी। इंडिया गठबंधन की 8 जून को बैठक भी रखी। आप कहेंगे कि ये जिक्र अब मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आज जब दिल्ली में ये तमाशा हो रहा था, जब राष्ट्रपति कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रही थी, वक्त नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आसान रास्ता चुन लिया, सत्ताधारी पार्टी को खुश करने का रास्ता चुन लिया, और जितनी संस्थाएं हैं सब की सब अपने काम से, अपने कर्तव्य से विमुख होकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता को खुश करने में लगी है, उसी में। और वो कहता है कि मैं, एक तरह से इशारा करता है कि मैं फिर से वही सब झेलने को तैयार हूं जो 10 साल तक उन्हें पप्पू इमेज बनाने के लिए उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन शर्त यह है कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे। इंडिया गठबंधन की मजबूती उनका पहला मकसद है, यानी कि वो ट्रू कांग्रेसमैन की जो विचारधारा है उसको लेके चल रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है, और असली मकसद इस देश को मजबूत करना है, इस देश को जो अभी ताकतें चला रही हैं उन ताकतों से छुटकारा पाना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अकेली कांग्रेस ही सत्ता की हिस्सेदार बने, सबको साथ लेके चलना पहला मकसद है। दूसरा मकसद है उस साथ को लेके चलकर इस देश को इस मौजूदा शासन से मुक्ति दिलाना। और मुक्ति दिलाने का मतलब ये नहीं है कि सत्ता राहुल गांधी अपने पास चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि एक आध मीटिंग में राहुल गांधी शायद ये भी कह दें कि अगर ये बीजेपी सत्ता से बाहर करने में हम कामयाब होते हैं और हमें मौका मिलता है सत्ता में आने का, तो अगर मुझसे ज़्यादा कोई डिजर्विंग और कैंडिडेट होगा तो मैं उसके लिए रास्ता छोड़ने को भी तैयार हूँ। राहुल गांधी यहाँ तक कह सकते हैं, क्योंकि उस आदमी की बातों से अब मुझे एक बात का तो कॉन्फिडेंस हो गया है कि उस आदमी को सत्ता तो नहीं चाहिए। ये बात तो पक्की है, मिलेगी अलग बात है, नहीं मना नहीं करेगा, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा, मना नहीं करेगा, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना है, ये तो कतई नहीं है। राहुल गांधी का लक्ष्य मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ये है कि इस देश में जो आरएसएस की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा, उस विचारधारा से इस देश को मुक्त करवाना है, और उस विचारधारा के लोग जो अलग अलग संस्थानों में टॉप पोजीशन पर बैठ गए हैं उनको उन संस्थानों से बाहर निकालकर संस्थानों को वापस इंडिपेंडेंट बनाना है, यानी कि लोकतंत्र की असली रूह को वापस लाना है। ये पहला मकसद राहुल गांधी का मुझे अब क्लियरली दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो वो मना भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका पहला लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है, ये भी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।